आज की क्लास के अंदर हम अपने फर्दर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लास है। हमने दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर लिए हैं। पहला बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एंड दूसरा एक्रूअल प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक एजम्पशन से, एक फंडामेंटल एजम्पशन से जनरेट हुआ है। मतलब हमारे अकाउंट्स के अंदर तीन एजम्पशंस हैं, तीन सोच, तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने हमेशा एज्यूम करने हैं हर बिजनेस के लिए। उनको हम बोलते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? पहले से ही ये हमने मानकर चलना है कि ये चीजें एप्लीकेबल हर बिजनेस पर होंगी होंगी। तो वी हैव थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल मतलब बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस जो हर बिजनेस पे एप्लीकेबल हैं। तो उसमें से एक एक एजम्पशन जो है, इसका नाम है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन। और ये एजम्पशन सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि आपने हमेशा एज्यूम करना है कि कोई भी बिजनेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ क्या होगी? इनफाइनाइट। एवरी बिजनेस हैज एन इनफाइनाइट लाइफ। ये कौन सी एजम्पशन कहती है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हर बिजनेस की लाइफ का कोई अंत नहीं है, ये आपने एज्यूम करके चलना है। ठीक है। तो इसी से ये प्रिंसिपल, ये कंसेप्ट जनरेट हुआ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ही लिख लो। ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस, accounts of a business are closed on yearly basis। कहता है हर बिजनेस के अकाउंट जो होंगे वो ईयरली बेसिस पर क्लोज करे जाएंगे। एंड प्रॉफिट और लॉस इज टू बी एजरटेन्ड। प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया जाएगा एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर या फिर एवरी अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। और जनरली हमारा अकाउंटिंग ईयर जो शुरू होता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। ठीक है। तो इसने क्या कहा? कह रहे कि जब भी आप बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज करोगे तो ईयरली बेसिस पे क्लोज करोगे। क्लोज का मतलब क्या होता है? कि उस साल के अकाउंट्स अब बंद हो चुके हैं, अब उस साल में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी और देखा जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ईयरली बेसिस पे करना है। ठीक है। मतलब लास्ट डेट क्या होती है? 31 मार्च। तो 31 मार्च तक के प्रॉफिट और लॉस आपको पता होने चाहिए एक साल के। ठीक है। ऑल दी ऑल दी ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस का मतलब यहां पे क्या है? एक्सपेंसेस, इनकम्स, रिसीट्स, पेमेंट्स एंड पेमेंट्स पर्टेनिंग टू। अच्छा, एक मिनट, इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को मत नोट करना, इतना ही नोट करो। हाँ जी। इसके बाद ऑल दी एक्सपेंसेस। अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, वो कैसे पता चलेगा? ऑल दी एक्सपेंसेस and incomes are transferred to transferred to trading or profit and loss account, profit and loss account at the end of every year, at the end of every year। साल के एंड पे जितने भी आपके खर्चे हैं
आई रिपीट, साल के एंड पे जितने भी आपके खर्चे हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो अकाउंट्स बनते हैं जिनमें खर्चे और इनकम जाते हैं। कुछ खर्चे और कमाइयां ट्रेडिंग में जाती है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। कब जाती है? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, इसके साथ साथ एसेट्स, अब बच क्या गया? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये तीन चीजें रहेगी। पांच मेन हेड्स होते हैं हमारे, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ये पांच हेड्स होते हैं। तो एक्सपेंसेस और इनकम कहां चले गए? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। एक्सपेंसेस और इनकम को जब कंपेयर करेंगे तो इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, और एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस आ जाएगा। और बच गई बाकी तीन चीजें, एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, आर शोन इन बैलेंस शीट। ये तो पता ही है ना आपको, आर शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि भाई साहब साल क्लोज हो गया, उस साल का प्रॉफिट लॉस निकालो और ये बताओ हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितना उधार है और कितने हमने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस के अंदर। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, फोर्थ प्रिंसिपल मैं आपको कराने जा रहा हूं, दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ये बड़ी छोटी सी बात कहता है। कहता है अगर आपको करंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, अगर आप जानना चाहते हो कि करंट ईयर में कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, तो उसको करंट ईयर की के रिवेन्यू, करंट ईयर की इनकम में से करंट ईयर के खर्चे लेस करो। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये सभी मैच होने चाहिए आपस में। अगर आप इस साल की इनकम देख रहे हो, इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हो, तो आप ये देखो कमाई इस साल कितनी करी और खर्चा इस साल कितना हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमाई जो ले रहे हो वो करंट ईयर की ले रहे हो, खर्चे 2-3 साल के, ये पिछले साल के भी ले लिया, अगले साल के भी ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी ऑब्वियस सी बात है। और प्रिंसिपल्स क्या है? ऑब्वियस चीजें ही तो हैं। ये वही बेसिक चीजें जो हमें पहले से ही पता होती है, बस अब आपको लिखना है। लिखिए फटाफट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, to ascertain the current year profit or loss, to ascertain the current year, CY मतलब current year profit और loss, जब भी आप करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहेंगे, चार्ज, ठीक है, चार्ज करंट ईयर एक्सपेंसेस, आपने करंट ईयर एक्सपेंस को चार्ज करना है। किसके अगेंस्ट चार्ज करना है? अगेंस्ट करंट ईयर इनकम ओनली। अगर ये करंट ईयर की चीजें नहीं होंगी, इनमें आपने कोई गलती कर रखी होगी, तो आपका प्रॉफिट और लॉस सही नहीं निकल पाएगा। बस यही छोटी सी बात ही कहता है। फॉर एग्जाम्पल 2021 और 22 की बात हो रही है। ये साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 2022, सॉरी 22 तक। देखिए, सैल एक्सपेंसेस पेड फॉर 21-22, 2 लाख। एक्सपेंसेस पेड फॉर 2022-23 इन 2021-22, करंट ईयर में पे करे, लेकिन पे कर किस साल के लिए करें? अगले साल के लिए। 50,000। रिवेन्यू फॉर 2021-22, दैट इज 3 लाख। तो मुझे बताइए व्हाट इज माय प्रॉफिट फॉर 21 and 22? फटाफट बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। तो आंसर इज 1 लाख। 1 लाख इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे चलते हैं। हमने कितने प्रिंसिपल कर लिए? 4। अब हम करने वाले पांचवा प्रिंसिपल, और इसको आपने स्टार भी मार्क करना है। कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, ठीक है, इसको मैं रेड से लिखता हूँ। इसका नाम है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। हालांकि हम कर चुके हैं, ये मैच करता है एक्रूअल प्रिंसिपल से।
एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है भाई ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हो रही हो। रिवेन्यू रिकॉग्निशन, वो कहता है रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब कमाई, रिकॉग्निशन मतलब उसको रिकॉर्ड करना अपने बुक्स के अंदर। तो कहता है रिवेन्यू को आप कब रिकॉर्ड करोगे, क्या बेस होना चाहिए। हालांकि ये मैं बता चुका हूं बट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, revenue is recognized, revenue is recognized, रेवेन्यू को पहचाना जाता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना, मानना कि हाँ भाई हमने कमा लिया है, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स when it is actually earned, when it is actually earned, हमने उस रिवेन्यू को कमाया हो तब हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड एक और बात, इट्स रिसीट, उसका मिलना डेफिनेट हो, उसका मिलना पता हो कि ये पैसा मिल जाएगा, चाहे आगे मिले ना मिले, अनसर्टेनिटीज की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करी, ऐसी ट्रांजेक्शन करी जिसमें हमें पता है भाई रिवेन्यू नहीं आने वाला, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दुकान पर एक कस्टमर आया, कहता है भाई मैं आपसे 10 लाख रुपए के गुड्स लेके जा रहा हूं, 10 लाख रुपए के गुड्स लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये 10 लाख तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, साथ में आज ही मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं 5 लाख रुपए का सामान और मंगाऊंगा, ठीक है। तो हमने अभी 10 लाख रुपए ही अर्न करे हैं, जितना हमने उसको अभी गुड्स सेल करे हैं। जो 5 लाख रुपए हैं, क्या हम उसको भी रिवेन्यू मान ले अपना? नो, इट इज हैज नॉट बीन अर्न येट। ना उसकी रिसीट डेफिनेट है, ना उसका वो अभी तक हमने अर्न करा है। वो सामान 10 लाख का लेकर गया तो हमारे रिवेन्यू में भी 10 लाख आएगा, वो 5 लाख का प्रॉमिस करके गया, वो डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यही देखना है, पहली चीज हमने उसको कमा लिया हो, दूसरी चीज उसका मिलना निश्चित हो। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से वॉर छिड़ रही थी, या किसी भी कंट्री, दो कंट्रीज में आपस में वॉर हो गई। अब क्या हुआ, हमने माल एक्सपोर्ट कर दिया अपनी एनिमी कंट्री को, अब वहां से तो पैसा मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, वो हमारा डेड लॉस हो गया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। कोई तुमसे सामान ले जाए और कहे मैं मार्स पे जा रहा हूँ, मार्स से पैसे भेजूंगा, ठीक है, मनी ट्रांसफर करूंगा, तो आन चाहे कर लिया, लेकिन उसकी रिसीट तो डेफिनेट है ही नहीं, पक्का नहीं पता वो पैसा आना है नहीं आना, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, ये हमारा बेसिक रूल है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, हालांकि एक्रूअल प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स, एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स इन 2021-22, 10 लाख एडवांस मिल गया। गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन 2022-23, ठीक है। अब मुझे बताइए कि रेवेन्यू बिलोंग्स टू 21-22 और 22-23, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका? 22-23 से वो बिलोंग करता है रेवेन्यू। तो आप उसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड भी कब करेंगे? 22-23 में करेंगे। ये यहाँ सिर्फ पैसा आने की एंट्री होगी, जी पैसा आ गया है, लेकिन कमाई में नहीं डालेंगे आप, कमाई में नहीं दिखाई, पैसा आना कमाई नहीं होती है, तो आपको बताया ही हुआ है, कैश बेसिस फॉलो करते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सिक्स्थ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, साथ में इसका एक और नाम है, और वो नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। ये कहता है आप जब एसेट्स खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट्स, वो आप बेचने के लिए तो खरीदते नहीं हो, क्योंकि बेचने के लिए तो हम गुड्स ही खरीदते हैं। कहता है जो फिक्स्ड एसेट है, आज आप कोई चीज गाड़ी ले आए 10 लाख की,
या आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली 12 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, कोई भी फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट खरीद ली, तो आज जिस रेट पर आपने खरीदी है वो रेट कल नहीं मिलेंगे, कल नहीं रहेंगे, बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो क्या आप अपने रिकॉर्ड्स के अंदर बार बार उसे बढ़ाते कम करते रहोगे डेली बेसिस पे? तो आंसर इज नो, हम ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं कि भाई जब भी आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हैं, मार्केट में अगर कोई फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, प्राइस अप डाउन जा रहे हैं, तो वो परमानेंट फ्लक्चुएशंस नहीं है, वो प्राइस हमेशा ही बढ़ते और कम होते रहेंगे। इसलिए आपने उन फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट अपने रिकॉर्ड्स पर नहीं आने देना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लैपटॉप ले लिया, मैंने एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप था 50,000 का। अब खुश ने मेरा लैपटॉप देखा, खुश कहता है सर मैं भी लूंगा। जब उसके साथ मैं गया वो 55,000 का हो गया। तो क्या मैं अपने रिकॉर्ड्स में इसको 5,000 से प्लस कर दूं, बढ़ा दूं? आंसर इज नो, ये गलत हो जाएगा। कल को वो कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए इन फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं लाना। यही ये प्रिंसिपल कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करें। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जिस पे आपने खरीदा हो, आपने अपनी एसेट्स को उसी वैल्यू पे दिखाना होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, एसेट्स आर शोन। ठीक है, याद रही ये जो प्रिंसिपल है ये लॉन्ग टर्म एसेट के बारे में बात कर रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स आर शोन in the books of accounts at its ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट को ही हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने का हमने खरीदा है। एसेट्स को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, एंड विच इज डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएटेड एवरी ईयर। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? विच इज डेप्रीशिएटेड एवरी ईयर, हर साल उसको डेप्रीशिएट करा जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द एसेट, अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द एसेट, अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ। डेप्रीशिएटेड का मतलब तो पता है ना, फॉल इन वैल्यू, उसकी वैल्यू में गिरावट दिखाई जाएगी, क्योंकि जब हम उस एसेट को यूज करते हैं तो उस पर डेप्रीसिएशन लगता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका सार क्या था? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट is not to be shown, market value is not to be shown in the books of accounts, या irrelevant कह सकते हैं, is irrelevant for fixed assets। मार्केट वैल्यू को आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हमें बताता है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है। पॉइंट नंबर 2 बताता है व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई भी एग्जाम आपका बनाएगा, अच्छे लेवल का बनाएगा, तो ये पूछ सकता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है। ठीक है, और यहाँ कौन सी एसेट की बात कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स की, जो लंबे टाइम के लिए थे। तो इसका आंसर है, वेट करिए, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट? तो लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट इंक्लूड्स, ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं आपने किस किस प्राइस पे खरीदी, उसके अलावा और भी चीजें आती है उसमें, और वो क्या है? पहली, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। ठीक है, या परचेज प्राइस ऑफ एसेट, जिसका आप खरीदते हैं, प्लस ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस
सभी खर्चे incurred on asset, incurred on asset till it is first put to use. ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे, till it is first put to use. All expenses, सभी तरह के खर्चे जो एसेट पे करे जा रहे हैं टिल इट इज फर्स्ट पुट टू यूज, उसको पहली बार प्रयोग में लाने से पहले जो भी खर्चा कर रहे हो वो सारा आप उसकी एसेट की कॉस्ट के अंदर डाल सकते हो. छोटा सा एग्जांपल, हम एक गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, ये गाड़ी लेने जा रहा हूं मैं जैगवार, तुम्हें पता है छोटी मोटी गाड़ियां तुम्हें पसंद ही नहीं. ये जैगवार का जो प्राइस था, जो कंपनी को हमने गाड़ी की कॉस्ट देनी है, आई रिपीट गाड़ी की जो कॉस्ट देनी है वो है 20 लाख रुपए मान के चलते हैं, ठीक है. अब ये किसका प्राइस है, प्राइस ऑफ कार. इसके साथ साथ इसमें टैक्सेस लगते हैं, ठीक है. चलो छोटी सी सारी बातें छोड़ो, इंश्योरेंस कराना पड़ता है इसका, ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना आप गाड़ी को यूज तो कर ही नहीं सकते. जो इंश्योरेंस आप करा रहे हो, 1 लाख रुपए का लेट से इंश्योरेंस हुआ, 1 लाख का नहीं 50,000 का हुआ, चलो 50,000 रुपए का इंश्योरेंस हुआ, वो इसमें आ जाता है. फिर आपने इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज लगवाई, अभी तो गाड़ी नहीं है, आपने तो ली ही है, अभी एक्सेसरीज लगाई, 50,000 की एक्सेसरीज लगवा ली, म्यूजिक सिस्टम लगा लिया आपने, उसके अंदर टायर चेंज करा दिए, लॉय व्हील लगा दिए, ठीक है. 21 लाख. अब गाड़ी की कॉस्ट क्या पड़ गई आपको, 21 लाख रुपए कॉस्ट. दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट. अब आप कहोगे सर नेक्स्ट ईयर आपको इंश्योरेंस दोबारा कराना पड़ेगा 50,000 का, तो क्या ये भी गाड़ी की कॉस्ट में ऐड कर दे, नहीं, क्योंकि एसेट फर्स्ट पुट टू यूज हो चुकी है, वो तो नेक्स्ट ईयर है, यूज तो हम कर ही रहे थे, तो वो नॉर्मल खर्चा है, वो एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगा. लेकिन एसेट को फर्स्ट पुट टू यूज से पहले अगर ये खर्चा करा, कोई भी खर्चा करा,